अर्निंग्स पर शेयर एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर कंपैरिजन। मैंने डे वन से तुम लोगों को बताया था ये स्टैंडर्ड में हमको कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट डू कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज एंड कंपैरिजन ऑफ वन सेम कंपनी बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। और एक खास बात यह है कि अपने को ईपीएस तभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो टाइप के ईपीएस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड। तुम कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हो कि मेरा प्रॉफिट नहीं है, सो अर्निंग्स ही नहीं है तो क्या ईपीएस नेगेटिव। प्रॉफिट्स अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लॉस भी होगा तो भी ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मेरे पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। सो इन दैट केस कोई एक्सक्यूज नहीं दिया हुआ, यू हैव टू कैलकुलेट, बोथ आर मैंडेटरी। चॉइस इज नॉट गिवन टू द एंटरप्राइजेस, टू द एंटिटीज, कोई चॉइस नहीं दे रखा है। और जब बेसिक ईपीएस से कम आता है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन अगर बेसिक ईपीएस से एक्सपेक्टेड फ्यूचर ईपीएस, जिसको कंजर्वेटिव ईपीएस भी बोलते हैं, टुडेज कंजर्वेटिव ईपीएस, अगर वो ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव। जब एंटी डाइल्यूटिव होता है तो उसको रिपोर्ट नहीं करते, उसको नील दिखाते, ज़ीरो दिखाते हैं हम लोग। तो उससे समझ में आ जाता है कि सिचुएशन फेवरेबल है, बट कितनी फेवरेबल है ये नहीं बतानी है अपने को। हाउ मच फेवरेबल, कितना फेवरेबल, बिकॉज कंपनीज को अगर अलाउ कर दिया फेवरेबल शो करना तो वो बढ़ा चढ़ा के बताने लगेंगे। तुम बोलोगे मेरे पास है ना कोई पोटेंशियल शेयर्स ही नहीं है, आई कैन नॉट कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ये केस में बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा, बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस अलग अलग नहीं शो करना अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल शेयर्स ही नहीं। पोटेंशियल शेयर्स का मतलब है पैसा आज मिला है, शेयर्स फ्यूचर में इश्यू करेंगे। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अर्निंग्स अवेलेबल भी कैसे कैलकुलेट करने का है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन इंटरेस्ट जो माइनस होगा, इंटरेस्ट जो माइनस करेंगे वो एज पर आईआरआर, बिकॉज इंडियस 109 सेज दैट ऑल लाइबिलिटीज जितने भी लोन्स लाइबिलिटीज है उनका इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड वी गेट अर्निंग्स बिफोर टैक्स, आफ्टर दैट लेस टैक्स एक्सपेंसेस, एंड वी गेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। और याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इंडियस 109 के हिसाब से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से, वो भी लोन्स एंड लाइबिलिटीज ही है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आईआरआर के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स करंटली एप्लीकेबल नहीं है। एंड आफ्टर दैट यू गेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड की। अगर ये हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर से माइनस होगा, बिकॉज इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर्ड बेसिस नहीं एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं। लेकिन अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर से माइनस होगा, करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से माइनस होगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में और एजीएम आते आते नेक्स्ट ईयर आ जाता है। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, एक तो डिविडेंड आईआरआर के रेट से अपने को माइनस करना है, दूसरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ईयर का सेम ईयर से माइनस होगा, और नॉन क्यूमुलेटिव का पिछले साल का करंट ईयर में माइनस होगा, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज एज्यूम प्रेफरेंस शेयर्स एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और एक चीज़ है, अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस कर दिया, लेकिन गलती से भी यहाँ पे कोई ट्रांसफर टू रिजर्व्स मत कर देना, और यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड माइनस मत कर देना। ये सी एंटर में भी यही सिखाया था मैंने। और एक चीज़, अगर कोई बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या कुछ भी, कोई अगर बायबैक या रिडम्पशन हो रहा है, उसमें तुमने प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम यू मे पे फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस बायबैक के समय, रिडम्पशन के समय कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दिया तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिड्यूस। और अगर डिस्काउंट दिया है बायबैक के समय तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज। और एक चीज, सीए इंटर में ईपीएस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते थे, लेकिन इंडिया सेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मानता ही नहीं है, तो तुमको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस नहीं करना है। ईपीएस ओवरऑल ईपीएस आएगा, बिफोर आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएगा। उसके बाद में और एक चीज़ है, अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दोनों टाइप के ऑपरेशन है हमारे पास, कोई सेगमेंट को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो 3 ईपीएस आएगा, दैट इज ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट्स
of continuing operation divided by weighted average number of shares, profits or loss of discontinuing operation divided by weighted average number of equity shares, and overall profit upon weighted average number of equity shares. तो उससे हम लोग कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का भी ईपीएस निकालेंगे। और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईपीएस कैलकुलेट करने का है तो सब्सिडरी कंपनी तो खुद का प्रॉफिट डिवाइड बाय खुद का शेयर्स एक ही ईपीएस निकालेगा, बट होल्डिंग कंपनी को दो बैलेंस शीट बनानी है, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। वन इज इट्स ओन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो होल्डिंग कंपनी पहले तो अपना प्रॉफिट डिवाइड बाय अपना शेयर्स खुद का सेपरेट ईपीएस निकालेगा, फिर अपना प्रॉफिट प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी डिवाइड बाय खुद का शेयर्स, डिवाइड बाय खुद का शेयर्स। अपना प्रॉफिट प्लस शेयर इन सब्सिडरी, सपोज सब्सिडरी में 80% शेयर है तो सब्सिडरी का 80% प्रॉफिट के साथ ऐड करेगा खुद के प्रॉफिट के साथ, लेकिन डिवाइड बाय इट्स ओन शेयर्स, डिवाइड बाय इट्स ओन शेयर्स। सो ये सब हमने न्यूमरेटर्स में किया था। रिगार्डिंग डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करवाए थे। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में सबसे पहले तो याद रखना ये जो टाइम फैक्टर है ना, अगर टाइम फैक्टर अप्लाई क्यों करते हैं हम लोग, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कुछ शेयर्स है, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कुछ शेयर्स है, तो वो शेयर्स का जो पैसा होगा एसेट साइड में वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट भी पूरे साल का है तो डिनोमिनेटर में शेयर्स भी पूरे 12 मंथ्स का लेना है। लेकिन अगर 1 अक्टूबर में मैं फ्रेश शेयर्स इशू करता हूँ तो वो केस में वो फ्रेश शेयर्स का पैसा जो एसेट साइड में आएगा ना वो अक्टूबर से आएगा और अक्टूबर से वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो न्यूमरेटर में अगर प्रॉफिट्स भी अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स का जनरेटेड है तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 मंथ्स के बराबर ही के ही लेने हैं। और अगर बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया, सपोज लास्ट 2 मंथ्स में बायबैक ऑफ शेयर्स कर लिया, तो लास्ट 2 मंथ्स में जो शेयर्स बायबैक हो गए उनका पैसा रिटर्न कर दिया, उन्होंने प्रॉफिट जनरेट ही नहीं किया, तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में वो 2 महीने के शेयर्स भी निकाल देने हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स पहला डिनोमिनेटर का एडजस्टमेंट था। वैसे मैंने डिनोमिनेटर के काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करवाए हैं। पहला बायबैक ऑफ शेयर्स, 1 मिनट सामने रख के दिखाते जाता हूँ तुम लोगों को। बायबैक ऑफ शेयर्स था, ये रहा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। पहला बायबैक ऑफ शेयर्स में माइनस कर देंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स के बाद में है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन। जिस दिन इंटरेस्ट लगना बंद हो जाए ना, समझ जाना वो दिन से वो शेयर्स बन गया और वो मंथ वो टाइम फैक्टर अप्लाई कर देना। सपोज अप्रैल से लेके मार्च तक ईयर एंड है और डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए हैं 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगना बंद हो गया तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का टाइम फैक्टर आएगा। लेकिन एक और चीज़ है कन्वर्टेबल, ये कन्वर्ट हुआ नहीं है, फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। तो तुम बोलोगे सर इसको डाइल्यूटेड ईपीएस में ले लो, अरे ले लेंगे, लेकिन इसमें 2 केसेस हैं। ऑप्शनली कन्वर्टेबल अगर है, हम डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दे रहे हैं तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट है। लेकिन अगर मैंडेटरी कन्वर्जन है तो वो केस में आज से ही बेसिक ईपीएस में उसको हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स बनने वाला है तो आज से ही रिपोर्टिंग में इसको इक्विटी शेयर्स मान लेंगे। भले हम उसमें उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट, भले हम उसको बैलेंस शीट में डिबेंचर शो कर रहे हैं, बट फॉर बेसिक ईपीएस ये नंबर ऑफ प्रॉमिस शेयर्स, जितने हमने शेयर्स प्रॉमिस किया है ना, वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आएगा। जो डेट से हमने ये डिबेंचर्स इशू किए वो डेट से टाइम फैक्टर अप्लाई हो जाएगा। ये आ गया कन्वर्टेबल का। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो डेट को हम लोग ने बिजनेस एक्वायर करके पेमेंट कर दिया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन हमने शेयर्स में पेमेंट कर दिया बस उस दिन से हम टाइम फैक्टर अप्लाई कर लेंगे। और डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, ये इंपॉर्टेंट था, डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, दिस वाज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था ना, अपने को 3 स्टेप फॉलो करने थे। व्हाट इज डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, वो सब मैंने डिटेल में समझा है। डिफरेंट डिविडेंड राइट्स का मतलब है हम लोग हमारी कंपनी में अलग अलग लॉट पे अलग अलग डिविडेंड राइट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 3 स्टेप में अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ता है। पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल शेयर्स, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स एज पर बैलेंस शीट इनटू डिविडेंड वेट फैक्टर, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जब समझाया तभी। नंबर ऑफ शेयर्स एज पर बैलेंस शीट इनटू डिविडेंड वेट फैक्टर, वी गेट नॉर्मल शेयर्स। फिर अर्निंग्स अवेलेबल डिवाइड बाय नॉर्मल शेयर्स करेंगे तो नॉर्मल ईपीएस आएगा। फिर वो नॉर्मल ईपीएस को डिविडेंड वेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट क्लास वाइज ईपीएस। सो ये हम लोग ने डिफरेंट डिविडेंड राइट्स किया था। आफ्टर डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, पार्टली पेड अप शेयर्स कभी भी है तो मल्टीप्लाई करो जो भी अमाउंट पेड अप है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each ₹5 पेड अप,
सो 10,000 इंटू 5 50,000। फिर ये सोचो ये 50,000 अगर फुल्ली पेड शेयर्स होते तो कितने शेयर्स होते, सो डिवाइड बाय 10 कर देना एंड यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 शेयर्स और उस पर टाइम फैक्टर अप्लाई कर देना। सो पार्टली पेड ऑफ शेयर्स को अपने को फुल्ली पेड बना के उसका ईपीएस निकालना है। आफ्टर पार्टली पेड ऑफ शेयर्स उसके बाद अपने पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ गया बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, सबसे पहला तो टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि रिजर्व्स में से इशू होता है और रिजर्व्स पास्ट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, तो ये रिजर्व्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर से अपने पास है जिसका पैसा एसेट साइड में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, खाली रिजर्व्स को शेयर कैपिटल बनाया है। तो ये प्रॉफिट्स न्यूमरेटर में पूरे साल का है, तो डिनोमिनेटर में भी अपने को बोनस शेयर्स पे टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं करना है। और दूसरा, बोनस के वजह से ना तो कैश इंक्रीज हुआ है, ना शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हुआ है, ना नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो बोनस के वजह से ये साल का ईपीएस नहीं बदलना चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो लास्ट ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करेंगे बाय टेकिंग बोनस। तो नंबर वन, टाइम फैक्टर नहीं आएगा एंड नंबर टू, लास्ट ईयर का ईपीएस अपने को रीस्टेट करना पड़ेगा टू फॉर कंपैरिजन पर्पस। आफ्टर बोनस स्प्लिट शेयर्स एंड कंसोलिडेटेड शेयर्स। अरे स्प्लिट शेयर्स और कंसोलिडेटेड शेयर्स आएगा ना, तो करंट ईयर में तो स्प्लिट और कंसोलिडेशन के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स है उससे ईपीएस आएगा और लास्ट ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा। कोई टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं करना बोनस के तरफ। लास्ट ईयर का ईपीएस को रीस्टेट नहीं करोगे तो इन्वेस्टर डर जाएगा। ये आ गया स्प्लिट शेयर्स एंड कंसोलिडेटेड शेयर्स। उसके बाद आ गया था राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स में बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते समय अपने को लास्ट ईयर का भी ईपीएस रीस्टेट करना पड़ेगा क्योंकि राइट शेयर्स में एक बोनस कंपोनेंट होता है। 3 स्टेप में वर्किंग बनती है। पहले तो राइट शेयर्स जो है ना उसके लिए इस टाइप की वर्किंग बनेगी। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और देखो पिछले साल का ओरिजिनल और रीस्टेटेड मैंने सामने शो कर दिया है। और करंट ईयर का जो ईपीएस है ना, वो करंट ईयर का ईपीएस तो ठीक है बट लास्ट ईयर का अपने को 2 ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। दैट इज ओरिजिनल ईपीएस एंड रीस्टेटेड ईपीएस, ये अपने को शो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें है ना लास्ट ईयर को ओरिजिनल ईपीएस में तो प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, इससे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन जो करंट ईयर का ईपीएस है ना, रीस्टेट करने के लिए डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स और पिछले साल का भी रीस्टेटेड ईपीएस के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। उसके लिए 3 वर्किंग बनानी पड़ेगी। सबसे पहली वर्किंग है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट इंटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर्स इंटू राइट इश्यू प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट्स। इससे अपने को एक्स राइट शेयर्स मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट इंटू मार्केट प्राइस कम राइट प्लस राइट इश्यू इंटू राइट इश्यू प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट्स। उसके बाद एक आरए फैक्टर कैलकुलेट कर लेना, दैट इज राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कम राइट प्राइस अपॉन एक्स राइट प्राइस। और फिर कैलकुलेट कर लेना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लास्ट ईयर के तो पूरे नंबर ऑफ शेयर्स पे आरए फैक्टर अप्लाई कर देना और करंट ईयर में राइट इशू होने के पहले तक जो भी शेयर्स है उस पर आरए फैक्टर, राइट इशू के बाद आरए फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। वैसे बाकी डिटेल में मैंने आरए फैक्टर क्यों अप्लाई करना वो दिया हुआ है। और सीए इंटर में वही 3 वर्किंग में हम लोग अलग तरीके से बनाते थे। वहाँ पे हम बोलते थे कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस, वो तो सेम रहता था, लेकिन फिर हम लोग इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग आरए फैक्टर हम बोनस पार्ट कैलकुलेट करते थे। राइट शेयर्स माइनस राइट शेयर्स इंटू राइट इश्यू प्राइस अपॉन एक्स राइट प्राइस, इससे बोनस शेयर बोनस कंपोनेंट मिल जाता था। सो फिर हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में बोनस शेयर्स पिछले साल में पूरा ऐड कर देते थे और करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के साथ बोनस ऐड कर देते थे और जो पेड पार्ट है उस पर टाइम फैक्टर अप्लाई कर लेते। तो तुमको दोनों में से जो तरीका जमे वो तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर लेना। आरए फैक्टर कराने का रीज़न है क्योंकि मॉड्यूल में आरए फैक्टर के बारे में दिया रहता है और फिर तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो कि व्हाट इज दिस आरए फैक्टर। सो ये राइट शेयर्स के बाद में अदर केसेस में मैंने 3 चीज़ें करवाई थी। टोटल मैंने डिनोमिनेटर में 10 एडजस्टमेंट कराए थे। शेयर्स इश्यूड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, जिस दिन एसेट हम लोग बुक्स में शो कर देंगे ना, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, उस दिन से हम लोग शेयर्स पे टाइम फैक्टर अप्लाई कर देंगे। टाइम फैक्टर अप्लाई करना मतलब है वो मंथ्स जो लिखते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई 12, 9 बाई 12, 3 बाई 12, दैट इज टाइम। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी में जिस दिन लाइबिलिटी सेटल हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी कब सेटल होगी, जब शेयर्स इशू करेंगे। सो अगर शेयर्स पेमेंट करके लाइबिलिटी सेटल की है तो लाइबिलिटी सेटल उसी दिन होगी जिस दिन शेयर्स इशू होगा।
उस दिन से टाइम फैक्टर आएगा। कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स, हमने कोई टारगेट दिया है, वो टारगेट कंप्लीट होने तक ये कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट होता है। टारगेट कंप्लीट हो गया और शेयर्स इश्यू कर दिए एक्चुअली एज पर द प्रॉमिस, अगर टारगेट पूरा हो गया तो हम प्रॉमिस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर देते हैं, तो ये कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स उसके बाद बेसिक ईपीएस में आ जाता है। तो देख लो हम लोग ने टोटल 10 एडजस्टमेंट कर दिए। न्यूमरेटर में 7 एडजस्टमेंट किए थे, डिनोमिनेटर में 10 एडजस्टमेंट कर दिए। कौन से 10 एडजस्टमेंट कर दिए? बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन्स, फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड लोन्स, देन उसके बाद में कर लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद में आ गया पार्टली पेड अप शेयर्स, फिर पार्टली पेड अप शेयर्स के बाद आ गया स्प्लिट शेयर्स, बोनस शेयर्स के बाद में आ गया राइट शेयर्स, डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, और डिफरेंट डिविडेंड राइट्स के बाद में आ गया ये आ गए शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन। इसमें ये 3 है एक्चुअली। डिफरेंट डिविडेंड राइट्स के बाद में शेयर्स इश्यूड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, शेयर्स इश्यूड फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स। सो इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस। अरे डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला था एडजस्टेड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये एडजस्टेड अर्निंग्स क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड अर्निंग्स? एडजस्टेड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एडजस्टेड का मतलब है जो भी तुमको बेसिक ईपीएस में आया था ना अर्निंग्स अवेलेबल्स, उसके साथ सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऐड करने का है। और डिनोमिनेटर में भी जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आया था बेसिक ईपीएस, उसके साथ ऐड करना है पोटेंशियल शेयर्स। पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है? इफ आंसर इज लेस देन बेसिक ईपीएस देन इट इज नोन एज डाइल्यूटेड ईपीएस। बट आंसर अगर हाइयर आ गया तो उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव, और एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस को हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। वी डोंट रिपोर्ट एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। और उसके बाद में डाइल्यूटेड ईपीएस इज नथिंग बट द डिक्लाइन इन बेसिक ईपीएस, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। और डाइल्यूटेड ईपीएस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल शेयर्स है। पोटेंशियल शेयर्स का मतलब है पैसा आज मिल गया और शेयर्स फ्यूचर में इशू करेंगे। और वो कैसे टाइप के होते हैं? देखो, ईसॉप होता है, शेयर वारंट्स होता है, फिर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर सस्पेंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स। अब तो ये सारे मैंने समझा दिया, ईसॉप भी समझा दिया, शेयर वारंट्स भी समझा दिया, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, देन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर सस्पेंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए। और उसके बाद में अगर पोटेंशियल शेयर्स नहीं है, पोटेंशियल शेयर्स है ही नहीं, का कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स कुछ नहीं है, तो करेक्ट प्रेजेंटेशन ये होगा बेसिक ईपीएस है वही डाइल्यूटेड ईपीएस है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आर सेम। वो केस में ऐसे मत करना कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लिया और डाइल्यूटेड ईपीएस को नील मत दिखा देना। डोंट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन कि तुम्हारे पास पोटेंशियल शेयर्स नहीं है तो तुम ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि तुम्हारे पास एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस है। क्योंकि अगर तुमने इसको अलग से नील करके शो कर दिया ना तो ये एंटी डाइल्यूटिव का इंप्रेशन देगा। दिस विल गिव इंप्रेशन ऑफ एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस। फिर आ गया मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का तुमको 2 एग्जाम्पल दिया था, और मेरा 3rd एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स। बच्चों, मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स? एक ही तुम्हारे पास है ना एक से ज़्यादा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा, जो फ्यूचर में हमने प्रॉमिस कर रखा है शेयर्स, एक से ज़्यादा होगा। सो ये केस में अपने को है ना 2 पार्ट में सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस, सो ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, और उसमें जो लोअर आंसर आएगा उसको रैंक 1 लेंगे। देखो यहाँ पे मेरे एग्जांपल में जो पहला है ना डिबेंचर्स, वो रैंक 1 हो गया। यू कैन सी हियर दिस इज रैंक 1 एंड दिस इज रैंक 2। और फिर रैंक के हिसाब से हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में पहले कैलकुलेट करेंगे बेसिक ईपीएस, और बेसिक ईपीएस के साथ रैंक 1 वाले को ऐड करके उसका ईपीएस निकालेंगे, और फिर उसके बाद रैंक 2 वाले को ऐड करेंगे और उसका ईपीएस निकालेंगे। और रिपोर्ट हमेशा मैक्सिमम डाइल्यूशन की होगी। अब ये एग्जांपल में मैक्सिमम डाइल्यूशन ये लास्ट वाला ही है, 7.9 है लास्ट वाला, तो मैक्सिमम डाइल्यूशन उसी को लेंगे। लेकिन अगर
मैक्सिमम डाइल्यूशन अगर इधर हो जाता ना, अगर मैक्सिमम डाइल्यूशन ये वाला अगर लोअर फिगर हो जाता और ये हायर हो जाता तो हम लोग इसको रिपोर्ट करते थे, क्योंकि रिपोर्टिंग विल बी ऑफ मैक्सिमम डाइल्यूशन। ये इस तरीके से करना जरूरी है, एक साथ करते थे ना तो अपने को सेपरेट डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं मिलता था। देखो यहाँ पे जैसे इसके साथ क्या डाइल्यूटेड ईपीएस है, बेसिक ईपीएस के साथ रैंक 1 को लेके क्या ईपीएस आया, रैंक 2 को लेके क्या ईपीएस आया, ये अपने को सेपरेटली मिला है। सो ये तरीका है व्हेन यू हैव मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स। और फिर एडजस्टमेंट्स आ गए थे, पहला आ गया था ईसॉप। बच्चों ईसॉप में हमने क्या किया था, फ्री शेयर्स निकाला था, और फ्री शेयर्स निकालने के वो जो फ्री शेयर्स है वही पोटेंशियल शेयर्स है। हाउ टू कैलकुलेट फ्री शेयर्स, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर माइनस ऑफर्ड प्राइस अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। इससे अपने को फ्री का रेशियो मिल जाएगा इनटू प्रॉमिस्ड शेयर्स। तो जो फ्री शेयर्स आएंगे ना वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड कर देना, न्यूमरेटर में सेविंग जीरो होगी। देखो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अब प्लस नो सेविंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस नो सेविंग्स। सो ये 100% डाइल्यूटिव है। अगर मल्टीपल पोटेंशियल का केस होता ना तो ये रैंक 1 आता। अच्छा, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर हर साल चेंज होती है, एवरेज मार्केट प्राइस चेंज होती है तो हर साल फ्री शेयर्स चेंज होएगा और उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूटेड ईपीएस बदलता जाएगा। फिर ईपीएस के बाद में हमने जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट किया दैट वाज ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज ईपीएस। लॉस मेकिंग कंपनी के ईपीएस में याद रखना, देखो मैंने ये जो एग्जांपल दिया ये बहुत काम का है तुम्हारे लिए, कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के ईपीएस में 220 का ईपीएस आया और केस 1 डाइल्यूटेड ईपीएस 200 आया, 240 आया, तो हम बोलेंगे ये डाइल्यूटिव है क्योंकि ये कम हो रहा है, और ये एंटी डाइल्यूटिव है क्योंकि ये बढ़ रहा है। ये हो गया प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के केस में। लेकिन अगर लॉस मेकिंग कंपनीज का केस देखेंगे तो पहले 220 था और उसके बाद में 200 हुआ, 200 हो गया मतलब लॉस कम हो गया। लॉस कम होने का मतलब है सिचुएशन सुधर रही है, सुधरने को डाइल्यूटिव नहीं बोलते, ये एंटी डाइल्यूटिव है। और अगर लॉस बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया तो एंटी डाइल्यूटिव, तो इसको डाइल्यूटिव ईपीएस बोला जाएगा। सो लॉस मेकिंग कंपनी के केस में बेसिक ईपीएस शुड इंक्रीज बिकॉज लॉस इंक्रीज होगा तो सिचुएशन वर्स होगी ना, तो उसको बोलेंगे डिक्लाइन। सो याद रखना, मैंने ये जो कंपैरिजन दिया है ना ये तुमको बहुत काम में आएगा, और मैंने बाद में ये नोट दिया हुआ है कि इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी तो नेगेटिव फैक्टर बढ़ेगा तो उसको डाइल्यूटिव बोलेंगे, अगर नेगेटिव कम हो गया तो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। लॉस मेकिंग के बाद आ गया शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स इज एग्जैक्टली लाइक ईपीएस ओनली, ये भी मल्टीपल पोटेंशियल में रैंक 1 रहेगा। और शेयर वारंट्स में भी क्या डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स इशू होता है, तो सेम ईसॉप के तरह ही फ्री शेयर्स निकालना है, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर माइनस लॉक्ड अप प्राइस अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस इनटू प्रॉमिस्ड शेयर्स, उससे फ्री शेयर्स मिल जाएगा, न्यूमरेटर में सेविंग्स विल बी निल। सो ये आ गया तुम्हारा शेयर वारंट्स। शेयर सस्पेंस अकाउंट का मतलब है एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है और सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज अभी तक अचीव नहीं हुआ है। बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज नॉट अचीव्ड, तो हमको हमारे पास जो एप्लीकेशन का पैसा पड़ा हुआ है ना, दिस एप्लीकेशन मनी वी कैन नॉट यूज इट। सो ये ना तो बेसिक ईपीएस है ना डाइल्यूटेड ईपीएस है। सो अगर हम लोग वेट कर रहे शेयर शायद रिफंड भी करना पड़ सकता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज 90% shares should be subscribed as per Companies Act and as per SEBI 100% shares should be subscribed. So अगर पैसा रिफंड भी करने की नौबत आ सकती है तो इसको पैसे को यूज़ नहीं किया है, अलग बैंक अकाउंट में रखा है। लेकिन अगर अंडर राइटर्स अपॉइंट कर रखा है हम लोग ने, तो हम लोग श्योर है कि हमारे सारे शेयर्स फ्लोट हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो अंडर राइटर खरीद लेंगे। तो वो केस में एप्लीकेशन मनी हम लोग यूज़ कर जाते हैं और हम लोग इसको डाइल्यूटेड ईपीएस में ले लेते हैं जितने भी शेयर्स इश्यू करने वाले हैं। सेविंग्स विल बी निल। सो ये भी 100% डाइल्यूटिव है, ये भी मल्टीपल पोटेंशियल में रैंक 1 आने वाला है। फिर डाइल्यूटेड ईपीएस में भी हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स टाइम फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ पोटेंशियल शेयर्स एंड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। सो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, ये 2 एग्जाम्पल जब मेरा ये रिविजन लेक्चर्स देखते हो नेक्स्ट टाइम तो ये 2 एग्जाम्पल तुरंत देख लेना चाहिए कि ईयर ऑफ इशू में और ईयर ऑफ कन्वर्जन में डाइल्यूटेड ईपीएस में भी टाइम फैक्टर अप्लाई होता है। और एक बार हम लोग ने ये कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में आफ्टर दिस अपना नेक्स्ट पार्ट आ गया। दिस वाज आवर नेक्स्ट पार्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद में यहाँ पे समरी दे दी है
कि कॉल ऑप्शन में हम लोग ऑपोजिट पार्टी को हमारे शेयर्स परचेज करने का राइट्स देते हैं, और पुट ऑप्शन में हम लोग ऑपोजिट पार्टी को हमको हमारी ही कंपनी का शेयर्स बेचने का राइट्स देते हैं। ये स्पेकुलेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स है, और कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है बिकॉज कंपनी को ऑप्शन राइटर बनना पड़ेगा अगर उनको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। सो एक्स लिमिटेड कंपनी शुड बी ऑप्शन राइटर। नंबर 2, ऑप्शन ट्रेडिंग कंपनी के खुद के शेयर्स में होना चाहिए, कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स में हम लोग सट्टा नहीं खेल रहे हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग शुड बी इन कंपनीज ओन शेयर्स। एंड नंबर 3, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, प्राइस डिफरेंस में नहीं खेलना चाहिए, एक्चुअल शेयर्स की डिलीवरी होनी चाहिए। सो अगर हो रही है तो फिर इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन भी कंपनी के लिए वो डाइल्यूटेड ईपीएस है। अगर ऑप्शन होल्डर आके कॉल एक्सरसाइज करता है तो कंपनी के लिए वो डाइल्यूटेड ईपीएस ही होगा, क्योंकि ऑप्शन होल्डर तभी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा जब वो फायदे में होगा। एंड इन केस ऑफ पुट ऑप्शन ऑल्सो कंपनी के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस ही होगा, क्योंकि ऑप्शन होल्डर तभी आएगा जब वो फायदे में होगा, और उसका फायदा हमारा नुकसान। हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स, पोटेंशियल शेयर्स दिखेंगे, और पोटेंशियल शेयर्स जो दिखेंगे उसके वजह से ईपीएस विल बी डाइल्यूटेड। तो ये डिटेल में करवाया था। अगर एक्स लिमिटेड ऑप्शन होल्डर बन जाता है तो एंटी डाइल्यूटिव का केस बनता है, तो वो केस में अपना डाइल्यूटेड ईपीएस बनने ही वाला नहीं है। सो यहाँ पे अगर डाइल्यूटेड ईपीएस, तो ये 3 चीजें देखना। नंबर 1, कंपनी शुड बी ऑप्शन राइटर, शुड नॉट बी ऑप्शन होल्डर। नंबर 2, ऑप्शन ट्रेडिंग कंपनी के खुद के शेयर्स में होना चाहिए, दूसरे कंपनी के शेयर्स में नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 3, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होने चाहिए। खाली प्राइस डिफरेंस में खेल लिया तो फिर वो केस में डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होएगा। सो ये हो गया ऑप्शंस। और ऑप्शंस के बाद में जो हमने नेक्स्ट चीज कवर की थी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद, वो कंटीजेंटली इश्यूएबल शेयर्स। मैं पहले ही समझा चुका हूँ, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक ये डाइल्यूटेड ईपीएस, और एक बार टारगेट पूरा हो गया, शेयर्स इश्यू कर दिया, तो ये बेसिक ईपीएस। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस दोनों से निकाल देना, बिकॉज वो कंटीजेंटली इश्यूएबल शेयर्स रहेंगे ही नहीं। फिर कंटीजेंटली इश्यूएबल शेयर्स के बाद हमने पोटेंशियल शेयर्स इश्यूड बाय सब्सिडियरी कंपनी। अगर सब्सिडियरी कंपनी पोटेंशियल शेयर्स इश्यू करती है ना, तो उसके वजह से क्या हो जाता है ना, जो होल्डिंग और माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास कंपनी के 1 लाख में से 80% शेयर्स थे, 80,000 शेयर्स थे, तो आई वॉज होल्डिंग, कंपनी वॉज होल्डर फॉर 80% शेयर्स। कंपनी के पास पोटेंशियल शेयर्स है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते समय वो सब्सिडरी कंपनी के 1 लाख के साथ पोटेंशियल शेयर्स भी ऐड हो जाएगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी के पास तो 80,000 शेयर्स ही है, तो ये जो रेशियो है ना, जो 80% था वो 72.73 हो गया। एंड तो जब ईपीएस कैलकुलेट करोगे ना, तो ये रेशियो चेंज होने के वजह से जो हम सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट अपने बुक्स में इंक्लूड करते हैं ना, वो चेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पे हमने सब्सिडरी का 15 लाख का 80% इंक्लूड किया था, और यहाँ पे 72.73% ही इंक्लूड किया है। सो ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद आ गया था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज योर कंप्लीट रिकैप ऑफ द टॉपिक। दिस इज द कंप्लीट रिकैप ऑफ इंड AS 33 अर्निंग्स पर शेयर। और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो बहुत अच्छे से कर लो, और लास्ट के 4 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जरूर से बार 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, ताकि तुमको वो टाइप के क्वेश्चंस पे भी कमांड आ जाए। चलो, सो दिस इज कंप्लीट रिवीजन, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। ये टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन भी अपना रेडी हो गया है।